नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। राबड़ी आवास को लेकर बिहार में घमासान जारी। राजद ने कहा विपक्ष को अपमानित करने की जा रही है कोशिश। राजद कार्यालय के बाहर लगे रोहिणी के पोस्टर पर सियासी घमासान, किसे बताया गद्दार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में वित्त विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक पटना में। बिहार में आज से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत। और पटना जिले से 4 महीने से फरार चल रहे नशे के कारोबार का मुख्य सरगना हुआ गिरफ्तार। बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बंगले को खाली कराने का विवाद अब एक बहुत बड़े सियासी युद्ध में बदल चुका है। इस कार्रवाई को लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल ने सीधे सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक ऐसा आरोप लगाया है जिससे नीतीश सम्राट सरकार बैकफुट पर आ सकते हैं। राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बिहार में नियम सिर्फ विपक्ष के लिए बदले जा रहे हैं। सिद्दीकी का सीधा आरोप है कि एक तरफ राबड़ी देवी को अपमानित करने के लिए बलपूर्वक घर खाली कराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के कई ऐसे रसूखदार नेता और पूर्व पदाधिकारी हैं जो सालों से अवैध तरीके से सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन सरकार की नजर उन पर नहीं पड़ती। राजद ने सीधे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल पूछा है कि सरकार पहले उन वीआईपी चेहरों की लिस्ट सार्वजनिक करे जिन्हें खैरात में बंगले बांटे गए हैं। क्या वाकई विपक्ष को डराने और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है? आइए देखते हैं। दीपक कुमार रिटायर्ड आईएएस हैं, तब वो कहेंगे कि प्रधान सचिव बन गए हैं तो हो सकता है उनको आवंटित रिन्यूअल करा दिया गया हो, मगर बड़ा मकान है वो भी उनको सफाई देना चाहिए कि किस हैसियत से हो रहा है। सांसद संजय झा कितना दिन हुआ सांसद, ये एम स्टैंड रोड में किस हैसियत से रहा और लिस्ट बड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा जी 24 स्टैंड रोड में किस हैसियत से रहा, क्या उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया इन लोगों? क्या सभी विधायक जो केंद्रीय पूल के बंगलों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं उन्हें एमएलए फ्लैट में अलग से आवास क्या आवंटित नहीं किया गया है? और अगर आवंटित किया गया है तो आवंटित मकान में क्यों नहीं गए हैं? और फिर सेंट्रल पूल के मकान में किस तरह से? आयोगों के कितने सदस्य हैं जिनको सरकारी आवास दिया गया है? जेडीयू के आईटी सेल और उसके मुखिया किस हैसियत से सरकारी आवास में रह रहे हैं? मंत्री नंद किशोर राम को इसी सरकार ने 11 मई को 11 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया। उसी मंत्री को दोबारा 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया है। क्या यह इस विवाद में डालने के लिए एक दलित मंत्री को जानबूझकर जो आवंटित मकान था, जो आवंटन हो गया, उसके बाद फिर ये जो 10 सर्कुलर रोड क्यों आवंटित किया गया, क्या वजह है? तो सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करना चाहिए। मगर इस सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करने में विश्वास नहीं रखती है। ये कहती है कि
साहब हम टारगेटेड पॉलिटिक्स करेंगे, घृणा का पॉलिटिक्स करेंगे, द्वेष का पॉलिटिक्स करेंगे और कई तरह की चीजें। अब इतिहास गवाह है, कभी भी घृणा, द्वेष, नफरत के जरिए राजनीति करने वाले लोग समाज में सफल नहीं हुए। ये एक तो सरकार में असफल है और डंका जो पीट रहे हैं जीत का, वो जनता बिहार की जान रही है कि किस तरह से जीते और कौन सा आदर्श आचार संहिता का उन्होंने किस तरह से उल्लंघन किया है। अब तो पूरे देश में ये मामला उठ रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने किया है, हाईकोर्ट ने। तब ये जानना चाहेंगे कि अगर हाईकोर्ट का आदेश है तो माननीय नीतीश कुमार जी को और जीतन राम मांझी जी को हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत आचरण करने के आलोक में क्या सरकार ने मकान खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया है क्या? एक और दिल्ली में बड़ा बड़ा मकान भी है इन लोगों में। अब आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी असंसदीय, अमर्यादित और संविधान के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं किया। अगर अभी मान लीजिए कि अभी हम ऑपोजिशन में हैं और अगर हम संविधान के विपरीत अगर कोई आचरण करते हैं तो हमको जो है एक तरह से तंबी करने का सरकार को अधिकार है। मगर अब ये सरकार को, जहां इस सरकार को बिहार जो पिछड़ा राज्य है, बिहार कैसे विकसित, बिहार जो है कैसे जो है दुनिया का जो कर्जा में दबा हुआ राज्य है, ये कैसे कर्जे से उभर पाए, बिहार जो है कैसे गरीबी रेखा जो है से कम कर पाए और ऊपर आ पाए। तो जहां सरकार को इन चीजों पर अपनी दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। बिहार में सरकारी बंगलों को लेकर छिड़ा सियासी महासंग्राम अब एक ऐसे मुकाम पर आ गया है जहां मर्यादाओं और बयानों की सारी सीमाएं टूट चुकी है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल और अब्दुल बारी सिद्दीकी इस कार्रवाई को विपक्ष को दबाने और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अपमानित करने वाली बदले की राजनीति बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश सम्राट सरकार ने भी चुप रहने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग शुरू कर दी है। नीतीश सरकार की बेहद कद्दावर मंत्री लेसी सिंह आरजेडी के आरोपों की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा करारा और तीखा पलटवार किया है जिसने आरजेडी खेमे में खलबली मचा दी है। मंत्री लेसी सिंह ने बेहद सख्त लहजे में साफ और सीधे शब्दों में कह दिया है कि सरकारी बंगला किसी की बपौती नहीं होता और किसी को भी सरकारी आवास से ज्यादा मोह माया नहीं रखनी चाहिए। मंत्री लेसी सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने नियमों और कागजातों का हवाला देते हुए आरजेडी नेतृत्व को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीधा सवाल दागा कि क्या आरजेडी की नजर में कानून व्यवस्था और सरकारी नियमों नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं। लेसी सिंह ने साफ लहजों में अल्टीमेटम दे दिया है कि सरकार पूरी तरह से विधि सम्मत यानी कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रही है और हर हाल में यह बंगला खाली करना ही होगा। आरजेडी के शासनकाल पर सीधा और तीखा तंज कसते हुए मंत्री ने यहां तक कह दिया कि यह नीतीश और सम्राट चौधरी की सरकार है जो पहले की सरकारों की तरह कोई गलत धंधा नहीं चलाती।
यहाँ सिर्फ और सिर्फ कानून और सुशासन का राज चलता है, जहाँ रसूख देकर नहीं बल्कि नियमों को देखकर फैसले होते हैं। दोस्तों, इस पूरे विवाद में मंत्री लेसी सिंह ने एक ऐसा बड़ा खुलासा किया है जिसने इस बंगले की लड़ाई को अब सोशल इंजीनियरिंग यानी जातिगत और राजनीतिक समीकरणों की तरफ मोड़ दिया है। मंत्री ने बताया कि जिस 10 सर्कुलर रोड आवास को लेकर इतना बवाल मचा है, वो बंगला अब मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने आरजेडी को घेरते हुए कहा कि मंत्री नंद किशोर राम एक बेहद गरीब और वंचित तबके से आते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से उन्हें भी समाज में बराबरी का और एक बड़े तथा सुंदर बंगले में रहने का पूरा अधिकार दिया गया है। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, इसलिए उन्हें यह बंगला मिला है। क्या आरजेडी को एक गरीब और वंचित तबके के मंत्री का बड़े बंगले में रहना खटका रहा है? वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए लेसी सिंह ने साफ किया कि नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा श्रेणी मिली हुई है और उसी सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त नियमों के तहत ही उन्हें 7 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया है, जिसमें कोई अवैध कब्जा नहीं है। यानी साफ है कि एक तरफ जहां आरजेडी इस कार्रवाई को अपनी प्रतिष्ठा, सामाजिक न्याय के प्रति और विपक्ष के अपमान से जोड़कर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इसे कानून का राज और गरीब दलित के अधिकार का रंग देकर विपक्ष के सारे आरोपों की धार कुंद करने की कोशिश में है। अब सवाल ये है कि मंत्री लेसी सिंह के इस तीखे बयान के बाद आरजेडी बैकफुट पर आएगी या फिर ये बंगला युद्ध बिहार की राजनीति में एक नए भूचाल का सबब बनेगा। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जो विपक्ष के लीडर की तरफ से, उनके पार्टी के लीडर की तरफ से बोला जा रहा था और कई दिनों से सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल पर, अखबार के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। आज भी देख रहे हैं, सिलसिलेवार ढंग से हम जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले तो पहले भी 21 वर्षों में जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, विधि सम्मत नियम कानून से सरकार चलती रही है। आज भी बिहार में वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भी पूरी विधि सम्मत नियम कानून प्रक्रिया से सरकार चल रही है और विभाग ने विधि सम्मत नियमानुसार हर कार्रवाई, हर एक्शन की है। तो सबसे पहले उन लोगों ने आरोप लगाया कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी एक अन्य मार्ग के अलावा जो आवंटित है आवास संख्या 5 देश रत्न मार्ग को भी शामिल एक अन्य मार्ग में करा लिया। वो विपक्ष के नेता को, उनके दल के नेता को कहना चाहेंगे ये अस्थायी तौर पर ही किया गया है अभी एक अन्य मार्ग में, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जब डिप्टी सीएम थे तब भी वो 5 देश रत्न मार्ग में नहीं रहते थे। वहाँ उनका जो गृह मंत्रालय का जो माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, जब मुख्यमंत्री थे तो निजी आवास का उपयोग करते थे। आप सभी लोग जानते हैं, सभी मीडिया के साथी जानते हैं। तो अब 5 देश रत्न मार्ग का उपयोग विकसित भारत, समृद्ध बिहार के संकल्प के लिए ही पूरा करने के लिए उपयोग करते रहे, सुशासन कायम रहे और ये उसी के लिए पूरी वहाँ जो है 5 देश रत्न मार्ग, इसीलिए वो वहाँ पुलिसिंग का पूरा व्यवस्था था, ऑफिस था, सब था। तो ये जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक अन्य मार्ग में इसको शामिल किया गया है, ये सरासर गलत है और अस्थायी तौर पर किया गया है। चूँकि ऑफिस चलता था, सुशासन का कार्यक्रम, विकसित भारत कैसे हो, समृद्ध बिहार कैसे बने, इसका पूरा कार्यक्रम 5 देश रत्न मार्ग से संचालित होता था। तो ये तो है कि आप देख लीजिए, ये पत्र है और अस्थायी तौर पर जो किया गया है अभी ये अस्थायी नहीं है। एक तो ये बात,
दूसरी बात कि उन लोगों ने कहा कि हमारे जो नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को किस हैसियत से 7 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया। तो ये जो रिपोर्ट है बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं Z+ सुरक्षा श्रेणी के अनुरूप अनुमान्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सुरक्षा समिति के द्वारा न्यू कैपिटल एरिया पटना में उपयुक्त सरकारी आवास आवंटित करने की अनुशंसा की गई है। इस क्रम में पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा बिहार सरकार पटना के पत्रांक 46 गोपनीय दिनांक 31/3/2026 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री नीतीश कुमार जी को उनके प्रोटोकॉल एवं अनुमान्य सुरक्षा श्रेणी के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगले आदेश तक आवास संख्या 7 सर्कुलर रोड पटना आवंटित किया गया। तो आप सभी लोग अवगत हैं कि Z+ श्रेणी के सुरक्षा में वो है। और ये कार्यालय आदेश भी उसी का, ये भवन निर्माण विभाग के कार्यालय का आदेश। इस वक्त बिहार के प्रशासनिक और सियासी गलियारे से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी पटना में इस वक्त एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई लेवल महाबैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह हाई प्रोफाइल समीक्षा बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे से ही लोक सेवक आवास पर हलचल चरम पर है। वित्त विभाग समेत सूबे के कई बड़े और मलाईदार महकमों के आला अधिकारी अपने फाइलों, डेटा और ब्लूप्रिंट के साथ वहां पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इस बैठक के मायने बेहद बड़े और दूरगामी हैं। नए मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालने के बाद सम्राट चौधरी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस महाबैठक का सीधा फोकस राज्य के वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंस मैनेजमेंट पर है। बैठक की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद मुख्य सचिव दीपक कुमार, वित्त विभाग के शीर्ष अधिकारी और पथ निर्माण विभाग के सचिव जैसे आला अफसर शाही पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद हैं। सड़क निर्माण, पुलों की मजबूती, बजट का सही इस्तेमाल और राज्य में चल रहे 7 निश्चय 3 जैसी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं की मौजूदा रफ्तार की एक इंच पर समीक्षा की जा रही है। अब सवाल उठता है कि अचानक बुलाई गई इस महाबैठक के पीछे का असली एजेंडा क्या है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि सम्राट चौधरी की यह सरकार अब डिलीवर करने के मूड में है। सरकार यह साफ देखना चाहती है कि जनता के टैक्स के पैसे बजट के रूप में विभागों को जो दिए जा रहे हैं वो जमीन पर कितना उतरे हैं। क्या वो पैसे फाइलों में ही दबा रह गया है या सच में बिहार की सड़कों, कॉलेजों और अस्पतालों तक पहुंचा है। माना जा रहा है कि इस मैराथन बैठक के खत्म होने के बाद नीतीश सम्राट सरकार कुछ बेहद कड़े और बड़े फैसले ले सकती है। ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है, तो वही सुस्त परियोजनाओं को बंद कर नई प्राथमिकताओं को ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है। क्या इस बैठक के बाद बिहार के विकास को एक नई रफ्तार मिलने वाली है? क्या युवाओं के रोजगार और उद्योगों को लेकर वित्त विभाग कोई बड़ा ऐलान करने जा रहा है? इन तमाम सवालों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। इस वक्त बिहार के खेतों और खलिहानों से यानी हमारे अन्नदाताओं के जीवन से जुड़ी एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज यानी 1 जून 2026 से सूबे में एक बेहद महत्वाकांक्षी और बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का नाम है खेत बचाओ अभियान।
आज से शुरू हुआ यह विशेष अभियान पूरे 1 महीने यानी 30 जून तक पूरे बिहार में चलाया जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि यह कोई सामान्य सरकारी कागजी प्रोग्राम या औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह बिहार के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला एक बड़ा सामाजिक आर्थिक जन आंदोलन है। मौसम की बेरुखी और जलवायु परिवर्तन की मार आज हमारा किसान सबसे ज्यादा झेल रहा है। कभी सूखा तो कभी असमय बारिश फसलों को तबाह कर देती है। इसी जोखिम से किसानों को बचाने के लिए यह खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अब कृषि दफ्तरों में बैठने वाले बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक खुद अपनी कुर्सियां छोड़कर सीधे किसानों के खेतों पर पहुंचेंगे। वैज्ञानिक मौके पर ही किसानों को लाइव डेमो देंगे और बताएंगे कि कम पानी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, फसल बदलने यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के सही तरीके क्या हैं और बदलते मौसम के खतरों से फसलों को कैसे बचाया जाए। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इन बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि खेतों में अंधाधुंध खाद डालना बंद होनी चाहिए। इस अभियान के दौरान गांव-गांव में मिट्टी की जांच की जाएगी और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। कार्ड में जो लिखा होगा उसी हिसाब से किसान अपने खेतों में खाद और उर्वरक डालेंगे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि खेतों में केमिकल और खाद की खपत कम होगी, जिससे किसानों की खेती की लागत घटेगी और फसलों की उपज यानी पैदावार पहले से कई ज्यादा बेहतर और सेहतमंद होगी। इस आंदोलन को हर एक ग्रामीण तक पहुंचाने के लिए सरकार ने तृतीय स्तरीय रणनीति बनाई है। पंचायत स्तर पर सांसदों, विधायकों और गांव के मुखियाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे गांवों में चौपाल लगाएं और हर छोटे बड़े किसान को इस अभियान से सीधे जोड़े। और इस अभियान की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? चौपाल के दौरान सिर्फ सलाह नहीं दी जाएगी, बल्कि जो किसान अब तक किसान क्रेडिट कार्ड या पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसी वजह से छूट गए थे, उन्हें ऑन स्पॉट यानी वहीं के वहीं इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही दलहन तिलहन मिशन और कृषि यंत्रों का लाभ भी सीधे गांव के स्तर पर किसानों की झोली में डाला जाएगा। यानी सरकार अब प्रयोगशाला से लेकर खेत तक के संकल्प को सच करने की जमीन पर उतर चुकी है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के इस खेत बचाओ अभियान का पहले दिन जमीन पर क्या असर दिख रहा है और बिहार के किसान इस पर क्या कह रहे हैं, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आंखें न्यूज 24 पर। आइए आज इस पवित्र दिन पर इस कार्यक्रम का गवाह बनते हुए हम सब मिलकर संकल्प लें, अपने मिट्टी को बचाएंगे, हम अपने खेतों को जहर मुक्त बनाएंगे, पर्यावरण स्वच्छ बनाएंगे, आने वाले पीढ़ियों के माँ भारती के संतानों के लिए स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन का वातावरण बनाएंगे। बिहार का किसान जब मुस्कुराएगा तो पूरा देश पेट भर करके खाएगा और स्वस्थ रह पाएगा। बिहार फिर इस देश के असली अन्नदाता बनेगा। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा वादा है। अब एक यहाँ किसान भी कुछ बैठे हैं तो कोई दो चार, हमको तो जो जमीन है भाई में बटा नहीं है, हमारे बच्चों में तो 2 बीघा जमीन 1 बीघा जमीन जो है, तो हम तो सोचे हैं कुछ और जमीन भी हम लोग खरीदे हैं, तो हम तो सोचे हैं कि 1/4 पर प्राकृतिक खेती करेंगे। हमने प्रधान सचिव यहाँ जितना बैठे अफसर हैं सबसे आग्रह करेंगे कि जिनके पास जमीन है सब प्राकृतिक खेती 1/4 जमीन पर कम से कम जरूर करें। क्या आप लोग भी करना चाहेंगे? जो करना चाहें एक बार हाथ उठाइए तो। चलिए, भारत माता की। और यही उत्साह हर गांव के अंदर एक सांसद से भी कहेंगे कि आपको जो जमीन है 1/4 कम से कम अपने खाने के लिए आप केमिकल मुक्त अनाज तो उपजा लें, केमिकल मुक्त हम उद्यान के माध्यम से सब्जी तो उपजा लें, ये वातावरण तो बना लें। तो एक बार दोनों मुट्ठी उठा करके सब लोग और बोलिए, अपनी खेत को बचाएंगे,
जीवन को बढ़ाएंगे। पटना पुलिस को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले 4 महीने से फरार चल रहे नशे के काले कारोबार के मुख्य सरगना नीरज को पुलिस ने वैशाली से दबोच लिया है। यह कामयाबी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस गिरोह से अब तक 20 करोड़ रुपए के नशीले इंजेक्शन, एंटी स्नैक वेनम, प्रतिबंधक कफ सिरप और सरकारी दवाएं बरामद की जा चुकी है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने इस सरगना से पूछताछ की तो उसने जो खुलासे किए हैं उसने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। इस गिरोह के तार सीधे बांग्लादेश से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई और आगे की तफ्तीश पर क्या कुछ कहना है पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार का, आइए आपको सुनाते हैं। पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 4 महीने में भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। बहुत सारे अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर अग्रसारित भी किया गया है। इन सभी मामलों में एक प्रमुख नाम निकल कर आया था नीरज, जिसके बारे में आप लोग भी लगातार पूछ रहे थे, और ये पीर बहर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आपको बताना चाहूँगा कि इस कुख्यात अपराध कर्मी नीरज की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामलों को ब्रीफ करें तो पिछले 4 महीने में लगातार छापेमारी करते हुए, जिसके लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से चित्रगुप्त नगर SHO और बहादुरपुर SHO, साथ ही मुसल्लापुर, गोपालपुर और सुल्तानगंज SHO भी थे। इनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी और इसी में लगभग ये 3 लाख नशीली इंजेक्शन के एम्पील बरामद हुए थे। 80-90 हज़ार कोडिन बेस्ट कफ सिरप के बरामद हुए थे। काफ़ी भारी मात्रा में नशीले टैबलेट बरामद हुए थे। साथ में ही आपको सरकारी दवाइयाँ भी बरामद हुई थी, जो सरकारी चैनल के बाहर बेचना जिन्हें प्रतिबंधित था। इस मामले में 15 से भी ज़्यादा FIR पिछले 4 महीने में दर्ज किए गए थे। इसमें से प्रमुख रूप से 7 कांड चित्रगुप्त नगर में दर्ज किए गए थे, कुछ रामकृष्ण नगर में हुए थे, कुछ चौक थाना में हुए थे, बहादुरपुर में हुए थे, सुल्तानगंज में भी हुए थे, मुसल्लापुर में भी हुए थे। तो इन सब में जो एक प्रमुख नाम निकल के आ रहा था नीरज, इसे वैशाली से गिरफ्तार कर लिया गया, हाजीपुर से। और इसकी संलिप्तता के बारे में बात करें तो ये अवैध काम पिछले 20-25 वर्षों से कर रहा था। सबसे पहले इसने स्टार्ट किया सरकारी दवाइयों को डाइवर्ट करके बेचने का काम। इस संदर्भ में 2005 में कदमकुआ थाना से यह जेल गया था। इसके बाद पीर बहर एवं अन्य थाना से इन्हीं प्रकार के मामलों में 2010, 14, 17 और 2024 में इनके अगेंस्ट FIR हुआ था, जिसमें कुछ मामलों में यह जेल भी गया था। इसके साथ ही ये जब 2017 में जेल में था तो वहाँ पे इसकी मुलाकात एक अन्य अपराधकर्मी रवि कुमार उर्फ रविशंकर कुमार से हुई, जो प्रमुख रूप से नशीले इंजेक्शन का काम करता था। जिसके बाद यह नशीले इंजेक्शन का भी काम करने लगा और ये रवि के साथ मिलकर नशीले इंजेक्शन का काम करता था। और इस कांड में इनके अन्य अपराधकर्मी, जिसमें से कुछ प्रमुख रूप से अर्नव कुमार, ब्रजेश कुमार, मंटू कुमार, विजय कुमार, मोहम्मद अब्दुल्ला, ऋषि कुमार थे। इन सभी को ऑलरेडी पकड़ गिरफ्तार कर अग्रसारित किया जा चुका है। इनके विरुद्ध कई सारे कांड दर्ज है, कंकड़बाग थाने में भी दर्ज है, चित्रगुप्त नगर में भी, तमाम जगहों पे। तो इसमें और भी कुछ अपराध कर्मियों का नाम निकल कर आया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम प्रयासरत हैं। ये 3 प्रकार के काम करता था। पहला काम करता था ये जो सरकारी दवाइयाँ है उसको ऑफिशियल चैनल से डाइवर्ट करके ये प्राइवेटली बेचा करता था। इसमें ये प्रमुख रूप से इन दवाइयों को नॉर्थ ईस्ट ले जाया करता था और कुछ मामलों में इसने नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश भी ट्रांसफ़र करने की बात स्वीकारी है। इसका बोलना था कि जो सरकारी दवाइयों का जो लेबल होता है उस लेबल को चेंज करके बांग्लादेश भेजा जाता था। जो एंटी स्नेक वेनम है ये प्रमुख रूप से आसाम वगैरह के एरिया में सप्लाई करता था, यहाँ से जहाँ पे सांप काटने की घटनाएं अधिक होती है इलीगल तरीके से। और दूसरा काम ये करता था कोडीन बेस्ड कफ सिरप। कोडीन बेस्ड कफ सिरप के लिए इसके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं
जिनका कॉन्ट्रैक्ट सीधे कंपनी से था। तो ये 3 लेवल पे काम करते थे। पहला जो मैन्युफैक्चरर से ये दवा बनवाते थे। उसके बाद जो मार्केटिंग कंपनी मतलब आप जिस ब्रांड का आप देखते हैं एक कफ सिरप पे लेवल लगा हुआ, जैसे कुछ बरामद हुए थे विस्को कॉफ वगैरह उस टाइप के। और ये तीसरा वो फार्मा एजेंसीज जो प्रोक्योर करती थी। तो ये 3 अलग अलग प्लेयर्स होते थे। इन अलग अलग प्लेयर्स के साथ साठगांठ करते हुए और साथ में ट्रांसपोर्ट कंपनीज को भी ये रोप इन करने के बाद ये बाहर से लाकर पटना वगैरह में स्टोर किया करता था। फिर इसके बाद मेनली ऑटो के माध्यम से पटना और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया करता था। इस मामले में जो ये गोदाम चूज़ करता था मेनली इंटीरियर एरिया में करता था, जो आसानी से लोकेट ना हो सके और गोदाम मालिक वहाँ पे रहते ना हो, ताकि उन्हें आइडिया ना हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखना ना भूलें आंखें न्यूज़ 24।